मनुष्य की नीयत खराब कब होती है? चाहे कोई कितना ही सगा क्यों न हो, इन तीन चीजों को हमेशा सभी से छिपा कर रखना चाहिए, अन्यथा किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दर्शक बंधुओं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मनुष्य की नीयत खराब कब होती है। उससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ऑन अवश्य कर लें, जिससे हमारे डाले गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये कहानी बहुत ही अनमोल है। यदि आपने इस कहानी को ध्यान पूर्वक समझ लिया तो विश्वास मानिए, कभी भी किसी की नीयत खराब नहीं होगी और आप हमेशा दूसरों के प्रपंच से बचे रहोगे और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि हमें किन किन बातों को गुप्त रखना चाहिए। दर्शक बंधुओं, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो छोड़कर जाने में हम उस जानकारी को खो देते हैं जो आगे चलकर के हमारे जीवन में काम आती है। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार और पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था। उसके घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। समय कब किस समय किस दिशा में चला जाए ये कोई नहीं जानता। दर्शक बंधुओं, राजा से रंक बनने में कोई देर नहीं लगती, उसी प्रकार रंक से राजा बनते भी देर नहीं लगती है। मित्रों, कहते हैं माया, छाया और काया ये कभी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में भी काफी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक वो सेठ दूसरे लोगों का कर्जदार बन जाता है। दर्शक बंधुओं, वो सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि बनी के तो सभी साथी होते हैं और बिगड़ी का साथी कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन छीड़ होते ही अपने सगे भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भी और भाई बंधु भी अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। निर्धन व्यक्ति यदि कहीं परोपकार की भावना से जाता है, कुछ देने की भावना से जाता है, तो भी लोग यही समझते हैं कि ये कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आया होगा। कहते हैं गरीबी देहधारियों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, जीवन में अपमानकारी दुख है। दर्शक बंधुओं, अचानक जब सेठ जी के ऊपर कंगाली आ जाती है तो सेठ मन ही मन बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में सबको ये पता चल जाता है कि सेठ बड़ा गरीब हो गया है। वो इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। दर्शक बंधुओं, एक बात बिल्कुल सच है कि कोई इज्जतदार आदमी, कोई धनवान आदमी एकदम इस स्थिति में पहुंच जाए तो फिर उसे समाज के सामने आने में बड़ी लज्जा महसूस होती है। यदि वो छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते हैं और जगह जगह पर उसे टोक देते हैं। इधर सेठ की भी हालत बद से बदतर हो गई थी। कर्ज मांगने वाले उसे बहुत ही ज्यादा तंग किया करते थे। आए दिन कोई न कोई उसके द्वार पर खड़ा रहता था कि सेठ जी, आपने हमसे जो पैसा उधार लिया था उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे हो। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे भगवान, आजकल अपना पैसा मांगने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें और उनका पैसा कहां से चुकाएं। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास धन नहीं बचा है। ना हो तो चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। यदि वे कोई मदद कर देंगे तो हम फिर से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। दर्शक बंधुओं, सेठ की ससुराल वहां से लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ की पत्नी भी कहने लगी, हाँ हाँ चलो, मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद अवश्य मिल जाएगी तो हम उनकी मदद से कोई ना कोई काम धंधा शुरू अवश्य कर लेंगे। मित्रों, अब तो वो सेठ अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी ससुराल के लिए चल देता है। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वो अपनी ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा, हे प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वहां जाऊं। अभी तक तो लोग हमसे मांगने आते थे, मैं लोगों की मदद किया करता था। अब हमें किसी और के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। इधर सेठ बड़ा विस्मय में था। वो मन में ये सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि
मना कर दिया तो मैं और भी ज्यादा गिलानी से मर जाऊंगा। कहते हैं ये समाज जो घर से खा करके आता है उसी को खाने के लिए पूछता है, जिसका पेट पहले से ही भरा है लोग उसी को आमंत्रित करते हैं, भूखे और लाचार लोगों को कोई नहीं पूछता। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूँ, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ, अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम मुझे यहाँ से आकर बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। यदि वे तुम्हारा कोई भी सत्कार ना करें तो तुम खड़े खड़े वहां से लौट आना, फिर हम यहीं से अपने घर के लिए वापस लौट चलेंगे और जो किस्मत में लिखा होगा फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा विचार विमर्श करके उसे उसके मायके में भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मायके के लिए चली जाती है और जाकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने देखा कि हमारी बहन हमारे घर पर आई है और उसकी भाभियों ने देखा कि हमारी ननद हमारे घर पर आई है, तो उसे देखकर वे सोचने लगे, अरे ये तो भिखारन हो चुकी है, इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो चुका है, कर्ज मांगने वाले दिन रात इन्हें अब परेशान कर दे, कर्ज मांगने वाले दिन रात अब इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए जरूर ये कुछ ना कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। मित्रों, कहते हैं निर्धन मनुष्य से सभी लोग अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर मन में कुछ देने का भाव भी आ जाए तो भी लोग मन में यही सोचते हैं कि ये जरूर कुछ मांगने आया होगा। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर के बाद वो वहां से वापस चली जाती है। जहां पर उसका पति इंतजार कर रहा था वो वहीं पर पहुंच जाती है और जाकर के उसने अपने पति को सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ कहने लगा, भद्रे, अब हमारा जाना उनके घर उचित नहीं है और भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। जो अभी हमारी किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लूंगा। दर्शक बंधुओं, ऐसा विचार करके सेठ और उनकी पत्नी वहां से वापस अपने गांव के लिए लौटने लगते हैं। प्रिय मित्रों, चलते चलते वे अपने गांव के समीप पहुंच गए। उस समय पैदल का ही रास्ता था। सेठ की स्त्री उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वो गर्भवती थी। दर्शक बंधुओं, चलते चलते सेठ की स्त्री रास्ते में गिर जाती है क्योंकि अब उसके प्रसव काल का समय नजदीक आ गया था। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको उठाकर रास्ते से किनारे के खेत में ले चलो। प्रिय दर्शकों, इधर सेठ अपनी पत्नी को उठाता है और वहीं पास में एक बाजरे का खेत था, उसमें ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर के सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। दर्शक बंधुओं, थोड़ी देर के बाद जब सेठ की पत्नी होश में आती है तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मेरी गोद में दे दो और इस गंदे रक्त को एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर के गाड़ दो। दर्शक बंधुओं, सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा भी थोड़ा सा ही खुदा था कि इतने में उसने क्या देखा, उसमें से एक सोने चांदी से भरी हुई 80 रुपयों की हांडी निकल आती है। उस हांडी को लेकर खुशी खुशी सेठ अपनी स्त्री के पास आता है। हे प्रिय, परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दे दी है। किसी ने सच कहा है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की स्त्री भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मित्रों, वो हांडी सोने की असरपियों से भरी हुई थी। सेठ की स्त्री कहने लगी, हे स्वामी, अब आप हमें जल्दी से जल्दी घर ले चलो। दर्शक बंधुओं, इधर खुशी खुशी सेठ अपनी स्त्री और उस हांडी को साथ में लेकर अपने घर आता है। उनके आने जाने के हाल को किसी भी अड़ोसी पड़ोसी ने भी नहीं जाना था क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से फलित हो चुकी थी। दर्शक बंधुओं, 2-4 दिनों में ही सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ
फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया। ये बात उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के गले नहीं उतर रही थी। सोचने लगे कल तक तो इसके घर में खाने के लिए नहीं था, कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से इस सेठ को ऐसा कौन सा गड़ा हुआ धन मिल गया है जो कि सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। प्रिय दर्शकों, किसी ने सच कहा है कि दुनिया में कुछ लोग किसी और की तरक्की को देखकर और दूसरे के सुख चैन को देखकर बहुत जलते हैं। इतना तो वे अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते। मित्रों, ये पहला दुख है जो आदमी किसी के दुख न देने पर भी दुखी रहता है। लोग दूसरों की तरक्की से तो दुखी होते हैं, लेकिन उससे सीख कुछ नहीं लेते। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोस की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से पूछती है कि हे बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया है, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। प्रिय मित्रों, इधर पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली थी और सीधी सादी भी थी। उसने पड़ोसन को जैसे जैसे धन मिला था वो सारी बात बता दी। पड़ोसन ये सुनकर अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी हो जाता है। पड़ोसी बड़ा ही जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वो खेत इसी पड़ोसी का था। दर्शक बंधुओं, उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो जाती है। कहने लगा वो तो खेत हमारा था जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लूंगा। पड़ोसी ने जाकर राजा के दरबार में सेठ पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा, महाराज, फला सेठ को हमारे खेत पे गड़ा हुआ धन मिला है। वो धन हमारे दादाजी ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो उस धन पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। सेठ से वो सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, हे सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा हुआ धन निकाल करके लाए हो। ये आदमी ये कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ कहने लगा, जी हजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयां की कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसी समय गंदगी गाड़ने के लिए मैं गड्ढा खोद रहा था। इस दौरान हमें बहुत सारा गड़ा हुआ धन मिल गया। दर्शक बंधुओं, सेठ की बात सुनकर के राजा समझ गया कि धन की बात सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो गई है। काफी सोच विचार के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है तो उस धन पर अधिकार सेठ का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसे धन देना होता तो वे पहले ही दे जाते। उस जमीन में गाड़कर भला क्यों जाते। यदि धन इसके भाग्य में होता तो इसको अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा हुआ था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। मित्रों, राजा ने अपना हुक्म सुना दिया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो धन तुम्हारे दादा का है, लेकिन अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उसके जन्मते ही सेठ को वो धन मिल गया है। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया सो कर दिया। बाकी का जो धन बचा उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये सारा धन उसको दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को ही सौंप दिया जाएगा। तुमने जो ये कहा था कि वो धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा तो कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में हैं। जब तक ये सियाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए 5 रुपए हर महीने इस सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। दर्शक बंधुओं, राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार दंग रह गया। सोचने लगा, ये क्या, मेरा धन मुझे मिलने के बजाय मुझे 5 रुपए महीने उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब की थी, ये उसी का परिणाम है। सज्जनों, वो जमींदार वहां से अपना सा मुंह लेकर के लौट गया। जमींदार को हर महीने 5 रुपए उस सेठ के लिए देने पड़ते थे। मित्रों, इसीलिए कहते हैं
कभी नीयत खराब मत करो। इसी से संबंधित मैं आपको एक वाकया और सुनाता हूँ। किसी गांव से एक बुढ़िया अपनी जवान बेटी के साथ में दूसरे गांव के लिए जा रही थी। रास्ते में चलते चलते उसकी लड़की बहुत थक गई। तब वो बुढ़िया अपनी लड़की के साथ एक सड़क के किनारे बैठकर आराम करने लगती है। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजरता है। बुढ़िया ने उस घुड़सवार से कहा, बेटा, मेरी बेटी को तू थोड़ी दूर तक अपने घोड़े पर सवार कर ले। ये बेचारी बहुत थक गई है, इससे चला नहीं जा रहा है। आगे जाकर के तू इसे उतार देना, मैं तब तक पीछे पीछे आ रही हूँ। प्रिय सज्जनों, उस समय घोड़े वाले ने ये कहकर के मना कर दिया कि मैं दूसरे की लड़की को अपने घोड़े पर नहीं बैठा सकता। इतना कहने के बाद वो घुड़सवार आगे के लिए चला जाता है। लगभग वो 1 मील तक पहुंच गया होगा। तब उसके मन में विचार आता है कि ऐसी सुंदर जवान स्त्री को मैंने घोड़े पर बैठालने से इनकार कर दिया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि मैं उसे बैठा लाता तो वो बुढ़िया मुझे कौन सा देख रही थी और कौन सा वो मुझे भागकर पकड़ सकती थी। मैं उसकी बेटी को लेकर के अपने घर चला जाता और उसे अपनी पत्नी बना लेता। दर्शक बंधुओं, अब तो उस घुड़सवार के मन में उस लड़की को लेकर के पाप बन जाता है। कहने का मतलब, लड़की के बारे में सोचकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। घुड़सवार ने फौरन वहीं पर अपना घोड़ा रोक लिया और सोचा कि वो बुढ़िया अपनी लड़की को लेकर जब आ जाएगी तो मैं उसे घोड़े पर बैठा लूंगा। मित्रों, उधर उसी समय उस बुढ़िया के मन में भी विचार चल रहा था। बुढ़िया मन में सोचती है कि अच्छा हुआ जो उसने मेरी बेटी को अपने घोड़े पर नहीं बैठाया। मैं भी कितनी पागल थी जो उस अनजान राहगीर के साथ उसके घोड़े पर अपनी बेटी को बैठा रही थी। पता नहीं वो कौन था, कहाँ का था। यदि वो मेरी बेटी को लिए चला जाता तो मैं उसका क्या कर लेती। दर्शक बंधुओं, यही सब बातें सोचते सोचते बुढ़िया अपने बेटी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। आगे चल करके रास्ते में वही घुड़सवार खड़ा मिल जाता है। घुड़सवार कहने लगा, माँ, मुझे क्षमा करना। मेरे मना करने के बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आपकी बेटी को ना बैठाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम अपनी बेटी को मेरे घोड़े पर बैठा सकती हो। आगे जाकर के मैं इसे छोड़ दूंगा। इधर जब घुड़सवार ने ये कहा तो बुढ़िया कहने लगी, ना ना बेटा, अब तो वो पैदल ही चली जाएगी। उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुमसे अपनी बेटी को बैठाने के लिए कहा था। अब मुझे अकल आ गई है। जिसने तेरे कान में कहा था उसी ने मेरे कान में भी कह दिया। मैं किसी अजनबी परदेसी के साथ अपनी पुत्री को घोड़े पर नहीं बैठा सकती। तुम जाओ और अपना काम करो। दर्शक बंधुओं, वो घुड़सवार बुढ़िया के मना करने पर वहां से अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। मित्रों, इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की चीज को देखकर नियत खराब नहीं करना चाहिए। किसी की धन या स्त्री को देखकर उस पर ललचाना नहीं चाहिए। हमारे नियत खराब करने पर परमात्मा दूसरे के मन में भी संदेह का बीज डाल देता है। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, चाहे कितना ही कोई सगा हो, उसके सामने अपने धन, अपनी तरक्की और अपने काम करने के तरीके के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए। वरना कब किसकी नीयत खराब हो जाए कोई नहीं जानता। अक्सर लोगों की नीयत इन 3 चीजों को देखकर ही खराब होती है। नंबर 1 धन, नंबर 2 स्त्री और नंबर 3 तरक्की। इन तीनों चीजों के विषय में कभी भी किसी व्यक्ति को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, अक्सर इन्हें देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। हमेशा अपने घर की मान अपमान की, पति पत्नी की, अपनी कमजोरी की और अपनी तरक्की की बातें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोगों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती है। दूसरी बात, अपना भेद बताकर किसी को भी ललचाने का मौका नहीं देना चाहिए। मान लीजिए यदि हमारे घर में कोई सुंदर और जवान स्त्री है और हम उसे किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अकेला भेज देते हैं या उसे पुरुषों के मध्य अकेला जाने देते हैं, या हम अपने कुछ मिलने वालों को अपने घर के अंदर बुलाकर लाते हैं, तो ऐसा करके हम दूसरे लोगों को मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की एक और ज्ञान भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।